नमस्कार, आदाब। और अब क्या ही कह दिया जाए, जब आ गए हैं तो बहुत अच्छी बातें हो ही जाएंगी। लेकिन बातों के साथ बहुत अच्छा एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ साझा करने के लिए, जिसको बताएंगे मतलब हमारे साथ एक बहुत ही गुणी जन है। जी हाँ, ग्वालियर में समाज सेवा भी करती हैं और FPAI जो कि बहुत पुरानी एसोसिएशन है, संस्था है, उसकी जो है जनरल मैनेजर भी हैं। नाम बता दे रहा हूँ मैडम का, नीलम दीक्षित जी। जी हाँ, नीलम दीक्षित जी नाम है मैडम का, और बहुत समय से जो है इसी में सेवा में जो है जन सेवा में लगी हुई हैं, तत्पर कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। और आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस। जी हाँ, हमारी चर्चा हुई थी मैम से, तो पता चला कि ये मतलब जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है ये टॉपिक, और बहुत से लोगों के साथ होता भी है, तो उनको पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए और ये हो भी रहा है या नहीं, पहचान नहीं पाते हैं। बाकी बहुत सारी बातें होंगी। ये शो है भाई एक मुलाकात, और एक मुलाकात में मैं हूं आपके साथ RJ अरशद। आज की शाम को बहुत खास बनाएंगे नीलम दीक्षित जी के साथ। इसी के साथ मेरा सबसे पहले सवाल उनके साथ रहने वाला है कि उन्हीं की जर्नी जान ली जावे कि उन्होंने कैसे स्टार्टिंग की, कैसे अपने सफर की शुरुआत की। तो मैम आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो पर। और उसके साथ दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब आपने स्टार्टिंग की ये जनसेवा और इतना सब कुछ, इतना सब बेड़ा उठा रखा है अपने जो है मजबूत कंधों पर, ये कैसे शुरुआत की और मतलब आपको किसने इंस्पिरेशन किया? सबसे पहले तो चूंकि समाज में काम करते हैं और ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, तो मैंने 1993 से सोशल सर्विसेज शुरू की। सबसे पहले मैं NGO में ही जुड़ी, जो कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से है, जहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं जनसंख्या शिक्षा अधिकारी के पद पे थी। और चूंकि महिलाओं से जुड़े रहना और उनकी परेशानियों को देखना और उनको मार्गदर्शन देना ही काम रहा, तो वहां से ये सेवा शुरू हुई और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। लेकिन चूंकि समाज से जुड़े ये काम करते आए हैं, तो आज भी चूंकि ग्वालियर जिले में है, मध्य प्रदेश में है, तो हम ये जानते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको उनके अधिकारों से जोड़ना, ये पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए मुझे लगता है अभी भी आगे 5 साल और लग जाएंगे। ये जिस रफ्तार से काम चल रहा है, तो उससे जुड़े हुए हैं हम लोग। पिछले 30 साल हो गए मुझे ये सेवाएं देते हुए। और FPI भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर काम करती आई है और आगे भी काम करती रहेगी। तो ये ही मेरी जर्नी है। और हम लोग अभी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के सभी वर्गों को जागरूक, शिक्षित और सेवा देने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग लगातार लगे हुए हैं, समाज की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। लेकिन इसी के साथ मैम मैं मतलब फंक्शन भी देखता रहता हूँ, जैसे आप लोग नुक्कड़ नाटक कराते हैं, बहुत सारी सभाएं आयोजित कराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज को बांधने का, जोड़ने का और समाज को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी दुनिया जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर खुद के लिए वक्त निकालना बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, वहां पर समाज के लिए निकालना बहुत बड़ी बात है। और 30 साल से लगातार पिछले मैम ये समय जो है निकालती आ रही है हम लोगों के लिए। इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था मैम, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इस पर बात कर ली जाए। सबसे पहले तो ये होता क्या है? क्योंकि ये वास्तव में एक ऐसा सामाजिक अपराध है जो कि महिलाओं को बढ़ने और ऊपर आने में हानिकारक है, उनको वो मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहली जरूरत यही है कि महिला खुद समझ पाए कि उनके साथ इस तरह की हिंसा हो रही है। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं हमारे ग्रामीण और शहरी समुदाय में, मैं शहर की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि लोग उस हिंसा को समझते ही नहीं है, हिंसा को हिंसा की श्रेणी में लेते ही नहीं है। फिजिकल किसी के साथ कुछ हिंसा होती है तो वो माना जाता है कि भाई हिंसा हुई है, लेकिन मानसिक तौर पे कुछ जो हिंसा हो रही है, किसी महिला को कोई कमेंट्स पास हो गए, या किसी को कोई अपशब्द कह दिए, या किसी को उसकी प्रतिष्ठा में कोई हानि हो गई, तो ये सारी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। तो ये हिंसाओं को महिलाएं समझ पाए, ये पहली जरूरत है। तो जो लोग हैं जो सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं, जो NGO है, जो शासकीय सेवाएं हैं, उनके तहत इनको जागरूक करने की बहुत बड़ी जरूरत है। और आज तो शासन भी इस तरफ अपनी कदम बढ़ा रहा है, बहुत सारे NGO भी इस तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, और मीडिया भी इस विषय पर काम कर रहा है। तो मुझे भी लगता है कि जब चौतरफा इस विषय से जुड़ेंगे ना लोग, तब शायद जागरूकता आ पाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही बोला मैम ने। और इसी के साथ मैम ने बता भी दिया भाई कि मेंटल वो फिजिकल वायलेंस, जैसा हम देखते हैं अगर फिजिकल वायलेंस है तो उसको ही हम समझते हैं वायलेंस, लेकिन वायलेंस के दो टाइप होते हैं, फिजिकल और मेंटल। अगर आपको मेंटल भी टॉर्चर किया जा रहा है कहीं से तो वो भी वायलेंस है, अपराध की श्रेणी में आता है। सही है मैम? और इसी के साथ बहुत से लोगों को पता नहीं चल पाता। अच्छा, ये जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं ठीक है, जैसा आपने शहर में कहा ठीक है, लेकिन हम उस एरिया में चले जाएं जहां पर लोग बाग जानते नहीं है, बहुत सी महिलाएं हैं जो अनजान हैं, जिनको सिर्फ ये कह दिया जाता है अरे तुमको कुछ नहीं पता, तुम बहू हो, घर में रहने लायक हो, तो वो लोग इसके लिए कैसे अवेयर होंगी? उनके लिए लगातार जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि अभी जैसे मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की बात कर रही हूँ, तो हम लोगों ने भी अभी जैसे 5 गांवों को चुना है और उसपे हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी कल ही सिंगवारी गांव में थे। तो अब उन महिलाओं को पहले तो उनके अधिकार बताने की जरूरत है, शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। तो लेकिन आज हम 35 साल की महिला को कहेंगे कि तुम शिक्षा से जुड़ो, तो शिक्षा से जुड़ने का मतलब है उसे जागरूक करना, कि वो समझे कि महिला को शिक्षा पाने का अधिकार है, महिला को स्वास्थ्य सेवा लेने का अधिकार है, महिला को अगर उसके साथ किसी ने अपशब्द कहे हैं तो उसका जवाब देने का अधिकार है, अपने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाने का अधिकार है। आज विडंबना ये है कि हम शहर में चूंकि बैठे हैं, किसी महिला को मान लो सामान्य सी बात है पेट दर्द है, तो अगर परिवार में उसको परमिशन नहीं मिली तो वो 3 दिन तक दिखाने नहीं आ पाएगी। तो अब ये इसका अधिकार था जो उससे छूट गया। उसके कारण क्या है कि आज भी वो 5 दिन तक वो परेशानी झेल रही है। 5 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास गई तो अब वो समस्या 10 दिन की दवा के लेने की हो गई। तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये स्थिति भी आज गांव में है। तो इन सबसे ऊपर उबारना पड़ेगा, अधिकार समझें और अपनी जिम्मेदारी समझें और तब वो आगे आ पाएंगे। लेकिन इसके पीछे हमें उन्हें जागरूक करने के साथ साथ जो मैं कह रही हूँ अधिकार बताने होंगे, इसके साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भरता से भी जोड़ना होगा। बिल्कुल है ना? तो गवर्नमेंट भी उस तरफ काम कर रही है कि स्व सहायता समूह बना रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जोड़ रही है और शासकीय संस्थाएं भी ये काम कर रही हैं। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की मैं बात करूं तो हमने भी जैसे जो 8 गांव लिए हुए हैं, हर जगह पे स्व सहायता समूह बनाए हैं। पहले महिलाओं का संगठन बनाया, फिर उनको 3-4 हजार रुपए की धनराशि देकर उनको बैंक में रजिस्ट्रेशन कराया। अब वो स्व सहायता समूह जब स्टैब्लिश हो जाएंगे तो पंचायत की मदद से उन्हें कुछ भी रोजगार के लिए मदद मिल जाएगी। तो भले ही वो छोटा सा ही एक पहल है, आत्मनिर्भरता से जुड़ेंगी तो एक उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, समाज में भी उनका एक पद बढ़ेगा। और इन सब चीजों से जुड़ने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि महिला और जो बालिकाएं हैं गांव में, मैं बात करूंगी यहाँ जलालपुर की, तो जलालपुर की महिलाएं जो है उन्होंने ऐसे ही छोटा सा हमारा ही समूह था, उन्होंने 3000 जोड़े, 3 से 9000 जोड़े, 9000 के बाद पंचायत से उन्हें जब सपोर्ट मिला तो उन्होंने अपनी एक डेयरी खोल ली। तो अब शासन भी यही चाहता है कि लोग इस तरह से आगे आए और आत्मनिर्भर बने। तो तभी जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो जागरूक होंगे तो जो हिंसा उनके खिलाफ हो रही है उसे समझ पाएंगे और उसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली मैम ने। जैसा लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैम भी प्रयास कर रही हैं, बस पता ही है 30 साल से लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी भी जैसा मैम ने कहा थोड़ी और प्रयास करने की जरूरत है। तो जो जितने भी लोग हैं, जैसे आप भी देखते हैं किसी के आसपास जो आत्मनिर्भर नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान अर्थात वो नहीं होता शिक्षा वाली स्कूल में भेज दो, उनके जो है जो अधिकार बता दो, वो भी उनके लिए ज्ञान होता है, जो मैम ने ये सब बताया हमको। तो अगर आपके आसपास है जैसे जरूरतमंद इंसान है तो उन्हें आप जो है ज्ञान दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, अधिकारों से उनके जो है साझा या रूबरू कर सकते हैं उनके अधिकारों को कि ये आपके अधिकार हैं, और उसके बाद उनको थोड़ी समझ तो जागरूक होगी। जैसे मैंने बताया हमारे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ऐसा ही होता है कि कोई भी परेशानी हो लेकिन उनके घर के बड़े हैं या फिर जो मर्द हैं वो कह देते हैं कि भाई तुम नहीं जाओगे अकेले, और उसके कारण वो परेशानी झेलती रहती हैं। ये भी जो है मेंटल टॉर्चर कहो या फिर फिजिकल टॉर्चर या फिर टॉर्चर ही है एक तरीके से। तो इस सब को कम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। इसके बाद मैम बात करें जैसे FPAI के बारे में। हाँ, FPAI संस्था जैसे देखते हैं बहुत सारे काम कर रही है और बहुत सारे हर जैसे कोई भी मुद्दा आता है तो सबसे पहले FPAI एक्टिवेट होती है, बहुत सारी जो है नुक्कड़ नाटक करती है, गोष्ठियां करती है छोटी छोटी, और लोगों को बड़े अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। तो इसकी मैम जैसे मैं बात करूं जेंडर बेस्ड वायलेंस पर, तो इस पर क्या क्या काम कर रही है FPAI? क्योंकि अभी जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है इस पर समुदाय के
सभी समूहों के साथ काम कर रहे हैं। महिलाओं के साथ तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ग्रामीण स्तर पर संगोष्ठी मीटिंग और स्व सहायता समूह का निर्माण करके काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक संगठन ऐसा भी बनाया है बरई ब्लॉक में, जिसमें कि 8 जो सशक्त महिलाएं, जो सशक्त मतलब जो गांव में कुछ जिम्मा ले सकती हैं, उन महिलाओं का एक संगठन बनाया है। वो महिलाएं गांव में अगर कोई हिंसा होती है या किसी के परिवार में कोई कलह हो गई या कोई महिला परेशान है तो उनको परामर्श देते हैं और अगर उनको ज्यादा उनको सहयोग की जरूरत है तो FPI में रेफर करते हैं, यहाँ पे उनको परामर्श दिया जाता है और जरूरत पड़ती है तो फिर उन्हें अन्य योजनाओं से जोड़ने का काम करते हैं। तो एक तो ये काम करते हैं। दूसरा, युवाओं जो आने वाली पीढ़ी है उनको इस विषयों पे जानकारी देने के लिए लगातार उनके साथ भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उनके साथ साइबर जो क्राइम है उसके बारे में, महिला हिंसा के बारे में, इस सब की जानकारी देने का उनके साथ भी प्रयास किया जा रहा है। परसों अभी ये प्रोग्राम भी किशोरों के साथ हो चुका है और अभी भी स्कूलों में ये प्रोग्राम जारी है, क्योंकि जब तक नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी इसके प्रति जागरूक नहीं होगी तो हम चौतरफा जागरूकता नहीं ला पाएंगे। इसके अलावा जो बात है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये छोटे छोटे समूह है ना, इनको जिम्मेदारी देकर ये काम से जोड़ा गया है। और एक बात और है कि जो भी व्यक्ति सेवा लेने आता है FPI में, काउंसलिंग के लिए आता है, तो हर व्यक्ति से एक स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब बातचीत के दौरान ये जानने की कोशिश की जाती है कि वो किसी सामाजिक दबाव में या किसी परेशानी में तो नहीं है। तो ये एक काउंसलिंग स्किल में ही एक पार्ट जोड़ दिया गया है कि आप बातचीत में महिला को इतना समझो कि वो किसी दबाव में तो नहीं है या किसी परेशानी में भी तो नहीं है। तो इसके लिए काउंसलर को एक स्किल भी दी जाती है कि आप थोड़ा उससे इतना सहज होइए कि वो अपनी बात आपको कह पाए। तो ये स्किल जोड़ी है, क्योंकि लोग इस विषय पे बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं और जब तक वो सहज नहीं होते तो बात बता नहीं पाते। तो ये स्किल FPI ने अपने काउंसलिंग सेशन में जोड़ी है ताकि वो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को समझा पाए कि वो अपने अधिकारों को समझे और आगे आए। तो इसी के साथ FPI लगातार लगी हुई है समझाने में, समझाइश दी जाती है, काउंसलिंग भी की जाती है और लोगों की परेशानियों को समझा सुना और जो है जहां तक निवारण हो सकता है उनका किया जाता है। इसके बाद मैं बात करूं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारी फीमेल्स जॉब करती हैं, वहां पर भी उन्हें मतलब जैसा फिजिकल नहीं कहा जाए, मेंटल वायलेंस ज्यादा है ना, और कुछ मामले जो सामने आ भी जाते हैं फिजिकल वायलेंस के भी। तो वो लोग तो जैसे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको भी क्या जागरूकता की आवश्यकता है, कितना जागरूक? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि बिल्कुल जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि चूंकि हमारा परिवेश इस तरह का है, हम पले बड़े इस तरह से हुए हैं, क्योंकि हम जो हमारे को मानसिक प्रताड़ना या ऐसी कोई बातें होती है उनको हम सहज ले लेते हैं। मान लो लगातार कोई कमेंट्स ही कर रहा है तो अपन सहज हो जाते हैं, किसी से शेयर भी कहते हैं तो कहती है ध्यान मत दो, अगली बार नहीं करेगा। लेकिन ये भी प्रताड़ना तो है ना, तो एक जवाब भी गया तो वो वहीं रुक जाएगी। तो इसके लिए आज जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें भी जागरूक करने की जरूरत है। बहुत बार हम लोग ऑफिसों में काम करते हैं, वहां पर भी ये मानसिक प्रताड़ना बहुत बार झेलनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आवाज उठाने की जरूरत होती है। ये जरूरी नहीं है कि एक लड़ाई झगड़ाई कर लो, लेकिन एक आवाज उठाएंगे तो 2 आवाज आपके साथ हो जाएंगे और आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा जो शिक्षित लोग हैं, जो महिलाएं हैं जो बाहर नौकरी कर रही हैं, उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि अपने प्रति जो भी ऐसी हिंसा है उसके प्रति आवाज जरूर उठाएं। एक आवाज के साथ और आवाजें भी जुड़ जाती हैं और एक एग्जाम्पल बाकी लोगों को भी बचाने में सहयोगी होता है। तो वो एग्जाम्पल जरूर बने। जी, और बहुत सही काम है, मैं एग्जाम्पल जरूर बने, अपनी लाइफ को मतलब एक गोल सेट जरूर करें, आगे बढ़ें और हाँ थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर अर्जित करें कि हमारे साथ क्या क्या अधिकार हैं हमारे और कहाँ तक हम जा सकते हैं। इसके साथ मैं बात करें, जैसे हम लोग सुनते हैं बहुत सारी मतलब छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ रेप कर दी जाती है, छेड़छाड़ कर दी जाती है, कभी कभी वीडियो भी आ जाते हैं। तो आपको मतलब मध्य प्रदेश की बात करें हम, जैसा कि आप लगातार काम कर रहे हैं 30 साल में, तो आपने एक बहुत ही बदलाव का समय देखा होगा। एक बिल्कुल 30 साल मतलब ऐसा है जब सोचो घी के प्राइस से अंदाजा लगा सकते हैं हम कि आज कितना है और पहले कितना था। तो एक बदलाव का दौर मैम ने देखा है। तो इसी के साथ मैम पहले से और अब में कितना अंतर आया है और आगे क्या अंतर आना चाहिए? ये जो है पहले से अब में अंतर ये आया है कि ये हिंसा तो पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है। पहले हो रही थी तो हमें आपको पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर होती थी तो हम अपन घर में ही बच्ची को समझाते थे कि चलो मुझे बता दिया, अब किसी को नहीं बताना, घर में ही सुलटाएंगे। तो वो आवाज वही दब जाती थी और ये चीजें बनी हुई थी। आज ये आवाज बाहर आ गई है। तो ये बदलाव आया है कि लोग ये समझ पाए हैं कि इसके प्रति आवाज उठाना है।
परसेंटेज कम है लेकिन लोग बोलने लगे हैं। अब ये 3 साल की बच्ची का ही एक अपन ने जो सुना था उदाहरण, तो बाहर आई ना आवाज, बाहर आई तो विकल्प भी ढूंढे गए। तो इस तरह से अब ग्रामीण स्तर पे भी बात बाहर आती है, पंचायत में आती है, समूह में आती है और वहाँ विकल्प ढूंढे जाते हैं और बातचीत की जाती है। अभी जो शासन का भी मुस्कान प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी FPI के साथ भी उन लोगों ने कई सारे प्रोग्राम किए और हम लोग भी उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने जो महिला के लिए एक हेल्पलाइन भी जो दी है 1090 और 1091, तो वो भी ग्रामीण और शहरी स्तर पे बताया जा रहा है, खास करके किशोरियों को बताया रहे हैं वो। तो उसमें भी क्या है कि कम से कम व्यक्ति को एक नंबर पता है कि मैं परेशान हुई तो मैं इस नंबर पे डायल कर दूंगी, तो मेरे पीछे 5 लोग खड़े हैं। तो ये कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये बदलाव आ रहा है क्योंकि इस तरह की हेल्पलाइन के बारे में लोगों को पता चल रहा है। मैंने देखा है गांव में कि लड़कियां जो ये प्रोग्राम है ये हेल्पलाइन लिखती हैं, रहती है, तो वो जानती हैं कि सपोर्ट के लिए लोग हैं। और तो ये अंतर आ रहा है। आगे आने वाले समय में ये अंतर और भी ज्यादा आएगा, ऐसी उम्मीद है जिस तरह से विकास चल रहा है। और इसी तरह मैम एक बार हेल्पलाइन नंबर और बता देते हैं स्पष्ट। जो हेल्पलाइन नंबर है महिला हिंसा के लिए वो 1090 और 1091 है, जो आपके सपोर्ट के लिए आप जरूर उसका लाभ उठाएं, अपने पास संभाल के रखें ताकि कभी भी आपको कहीं पे भी ऐसी स्थिति लगती है तो आप डायल कर पाए, तो आपके सपोर्ट में लोग हैं। और कभी भी आपको ऐसा लगता है तो FPI हमेशा आपके साथ में। आप FPI तक नहीं आ सकते तो भी FPI को फोन में किसी को भी फोन करते हैं, आपके जो नंबर है, तो FPI की टीम आपके बीच में होगी जो आपको सामाजिक सहयोग प्रदान करेगी। अरे वाह। और इसी के साथ हेल्पलाइन नंबर तो सुन ही लिए होंगे। आगे की बात पूछते हैं मैम, जैसे जेंडर वायलेंस के बारे में हमने जाना, ये कितने टाइप से हो सकता है, मतलब कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ जेंडर वायलेंस हो रहा है? तो पहली बात तो है शारीरिक हिंसा में तो चलो मारपीट हो गई, धक्का दे दिया या कोई गिर पड़ा तो वो भी हिंसा है। कभी अपन सोचते हैं अरे धक्का लग गया, तो हिंसा वो भी है कि आपने जानबूझ के अगर धक्का दिया, आदमी गिर गया तो वो भी हिंसा है। आपने किसी के साथ बदसलूकी की वो भी हिंसा है। आपने किसी को बार बार कोई कमेंट किए वो भी हिंसा है। कभी कभी मजाक में भी कोई किसी को लगातार कमेंट कर रहा है और उसे नहीं अच्छा लग रहा तो वो भी मानसिक हिंसा है उसके साथ। और कभी कभी हम किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे, उसे किसी न किसी वजह से रोक रहे हैं, तो ये भी हिंसा है। तो ये हिंसा है बहुत तरह की है जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने पीछे की जो भी चीजें बताई कि हमको कोई हमारे कामों के लिए रोक रहा है, हिंसा है। कोई हमें हमारी चीजों के बारे में सही नहीं बता रहा, मानसिक हिंसा है। तो इन चीजों को भी समझना जरूरी है कि ये भी हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है और हमें प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, हमें मानसिक कष्ट देने के लिए किया जा रहा है। तो एक हिंसा की श्रेणी में आता है। अरे वाह। और इसके साथ हमारा मतलब आज का टॉपिक जहां तक है लगभग पूरा होता है, जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस पर जो कि आज के समय में मतलब बढ़ते समय में जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार खबरें मिल रही हैं और बहुत ज्यादा जरूरी था आप लोगों को जागरूक करना कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है आपको पता चल जाए कि होता क्या है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल भी दिए और कितना काम कर रही है सरकार और FPAI खास तौर पर, क्योंकि जो है FPAI से हम भी देखते रहते हैं, रूबरू होते रहते हैं, तो देखते रहते हैं बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसी के साथ मैम आज हमने बहुत सारी बातें की आपसे, जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहिए? मैं ग्वालियर वासियों से यही कहना चाहूंगी कि एक तो महिलाओं को सम्मान दें, उनको आत्मनिर्भरता से जोड़ें, उनके जो विकास के पथ है उनको सहज बनाएं। और हम सब मिलकर जब ये प्रयास करेंगे तो शायद इस तरह की हिंसा या इस तरह के सामाजिक जो वो बैरियर है वो महिलाओं के सामने नहीं आएंगे और चौतरफा सहयोग की भी जरूरत है। अरे वाह। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। नीलम दीक्षित जी, जनरल मैनेजर FPAI ग्वालियर की, और जिनसे हमने बहुत सारी बातें जानी वायलेंस के ऊपर, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, जो बहुत जरूरी टॉपिक भी था। इसी के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात आपसे एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। बाय बाय एंड थैंक यू ग्वालियर।